जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूं और आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग एक सुधार करेंगे। वह सुधार है आपका, कल के सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन मिस्टेक किया था। वह क्या था? टांगीनाथ धाम मंदिर दुमका में नहीं है दोस्तों, टांगीनाथ धाम मंदिर आपका गुमला सही आंसर होगा, तो उसे आप सुधार कर लेंगे। चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है? कौन सा आपका जो है असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है जनजातियों परिवार प्रायः एकल होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया है जनजातीय परिवार साधारणतः एक विवाही होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है क्या जनजातियों में दहेज प्रथा और बाल विवाह प्रायः नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया है क्या इनका समाज लिंग भेद की इजाज़त देता है? जी नहीं दोस्तों, लिंग भेद की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए आपका जो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे हमें गलत छांटना था, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरिंग बापला, है ना, इसके बारे में हमने पहले चर्चा किया है। किरिंग बापला, चूंकि ये जो किरिंग बापला है किस जनजाति से है दोस्तों, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये आपका संथाल जनजाति से है। कौन सी जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। तो कहता है कि किरिंग बापला के संबंध में कौन सत्य है? क्या यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है? क्या इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है? क्या बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष के द्वारा वहन किया जाता है? और डी दिया है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो ध्यान देंगे, यह जो विवाह है वह अगुआ के माध्यम से किया जाता है। किरिंग बापला ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकेंड दिया इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो वधू मूल्य के बारे में, तो संथाल जनजाति का, है ना, संथाल जनजाति का जो आपका वधू मूल्य है वह उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था आपका पौन, और वही पौन के बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो ये संथाल जनजातियों का क्या है? तो ये वधू मूल्य को हम लोग क्या जानते हैं? तो वधू मूल्य को पौन के नाम से, यहाँ पे पौन की बात किया जा रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही आंसर है। उसके बाद कहता है बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ स्पेशल जो है वह किरिंग बापला के बारे में बात किया जा रहा है। तो किरिंग बापला में जो है वह बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोरवा, है ना, कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन है वह असत्य, है ना, असत्य को छांटना है। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है यह झारखंड का एक आदिम जनजाति है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने दोस्तों आपको आदिम जनजाति के बारे में एक ट्रिक बताया था और उस ट्रिक के माध्यम से आप सबों को याद हो गया होगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरबा जो है वह एक आपका आदिम जनजाति है दोस्तों। इसके बाद कहता है इसे कोलेरियन जनजाति का माना गया है। तो जी हाँ, कोरबा को जो है वह आपका कोलेरियन जो है जनजाति का माना गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आपका है वह बी भी सही आंसर है। फिर कहता है क्या इनकी भाषा जो है वह कोरवा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है? ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया है क्या इनकी सर्वाधिक संख्या जो है वह आपका संथाल परगना में पाई जाती है? जी नहीं दोस्तों, ये आपका गलत आंसर है। क्या कि कोरबा जनजाति जो है वह आपका जो है पलामू परमंडल में पाया जाता है दोस्तों। कहां पर? तो ध्यान रखेंगे पलामू परमंडल में। हर पलामू परमंडल में आपको एक और ट्रिक मैंने बताया था आपको, उसका ट्रिक था आपका पगला, है ना, प से पलामू, ग से गढ़वा, ल से लातेहार, ये तीन जिला जो है वह पलामू परमंडल में आते हैं और ये पलामू परमंडल में ही कोरबा जनजाति पाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कहता किसान जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
किसके बारे में पूछा गया दोस्तों? किसान जनजाति के संबंध में, है ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ कहता है क्या इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह आयोजित विवाह है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जनजातियों में जो सबसे प्रसिद्ध विवाह है उस विवाह का नाम क्या है? तो उस विवाह का नाम है आयोजित विवाह। तो इसके इस आधार पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रखेंगे, आयोजित विवाह ये आपका किसान जनजाति से भी संबंधित है। इसमें क्या परीक्षा विवाह, है ना, क्या परीक्षा विवाह भी प्रचलन में है? तो ध्यान रखेंगे, परीक्षा विवाह का प्रचलन जो है वह किसान जनजाति में ही है दोस्तों। इस प्रकार से ये भी सही, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद कहता है इसमें कन्या मूल्य, है ना, कन्या मूल्य यानी वधू मूल्य। क्या वधू मूल्य को डाली की प्रथा है इसमें किसान जनजाति में? तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने चर्चा किया था कि किसान जनजाति का जो वधू मूल्य है वह क्या है? डाली ही है दोस्तों। इस प्रकार से सी भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल, है ना, राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड, है ना, को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को पूछा है कि अपने तीरों से मार गिराया था? तो ध्यान देंगे, क्या फर्स्ट ऑप्शन है 12 सितंबर 1983, सेकेंड है 13 जनवरी 1784, थर्ड है 5 फरवरी 1784 और नेक्स्ट है आपका फोर्थ 13 जनवरी 1785 दोस्तों। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका जो ये आपका तिलका मांझी जो थे वह 13 जनवरी 1784 ईस्वी को ही क्लीवलैंड को क्या किया था? तो उससे जो है वह अपने तीरों से मार गिराया था, है ना। जब तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मार गिराया था तब वो एक अंग्रेज अधिकारी था, है ना। वो अंग्रेज अधिकारी कौन सा था? तो अंग्रेज अधिकारी था आयरकूट, है ना। कौन था? आयरकूट। और इसने फिर क्या किया? तिलका मांझी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ किया। और इसके विरोध में फिर तिलका मांझी ने क्या किया? तो वह आपका तिलका मांझी ने छापामार युद्ध शुरू किया था दोस्तों। आपका छापामार युद्ध कब शुरू किया था ये तिलका मांझी ने? तो ध्यान दें, जब अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका मांझी के विरुद्ध जो है वह कार्रवाई प्रारंभ किया था, तब इसके विरोध में तिलका मांझी ने वह छापामार युद्ध प्रारंभ किया था। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो ये 1783 से 1785 के बीच में किया था दोस्तों। और तिलका मांझी का एक अन्य नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का एक अन्य नाम है जबरा पहाड़िया। क्या है? तो जबरा पहाड़िया नाम है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1784 को मारा था तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों, और फिर रिपीट करेगा इस क्वेश्चन को। तो यहां जरा ध्यान देंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सेकेंड है शेख भिखारी, थर्ड है विश्वनाथ सहदेव और फोर्थ है आपका बुद्धू भगत, है ना। तो ध्यान देंगे, क्या बोला? 1000 रुपये इनाम जो है वह अंग्रेज सरकार ने किसे पकड़ने के लिए घोषित किया था? तो वह कोई और नहीं, वह व्यक्ति का नाम है बुद्धू भगत। कौन व्यक्ति था? वह बुद्धू भगत था दोस्तों, जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये का इनाम जो है वह घोषित किया था। ये बुद्धू भगत किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ध्यान देंगे, उस विद्रोह का नाम है आपका कोल विद्रोह, है ना। कौन विद्रोह? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोल विद्रोह। और ये कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। जो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था उसी से आपका बुद्धू भगत जुड़े थे। और ये बुद्धू भगत के ही पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था दोस्तों। और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है कि ये बिरसा मुंडा को भी अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया था दोस्तों। कितना? 500 रुपये। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, अगर 500 रुपये की बात आएगा तब आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा, अगर 1000 की बात होगा तो अब आपका बुद्धू भगत हो जाएगा दोस्तों। और ये बिरसा मुंडा के बारे में आपने जान रहा होगा कि बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन से जुड़े थे? तो कौन विद्रोह? तो ये विद्रोह था आपका मुंडा विद्रोह। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1895 से 1900 के बीच में हुआ था दोस्तों। कौन सा विद्रोह?
मुंडा विद्रोह, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका, और इसके बाद है विश्वनाथ साधे, ये तो आप जान रहे 1857 की क्रांति से संबंध है ना। चलिए हम लोग इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज लूट गया, है ना, स्वराज्य लूट गया कथा है, पुस्तक है कि रचयिता कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सुखलाल सिंह, सेकेंड है राम नारायण सिंह, नेक्स्ट है प्रमोद सिंह और नेक्स्ट है दोस्तों भोली सिंह। तो आप जल्द कमेंट करके बताएं कि इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा दोस्तों, ए बी सी डी, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका राम नारायण सिंह। क्या हो जाएगा, राम नारायण सिंह, स्वराज लूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा 18 मार्च 1940, है ना। तो ये 18 मार्च नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कहीं देखने को मिले, लेकिन 18 मार्च के जगह पर जनरली आपका देता है आपका 19-20 मार्च, है ना। तो ये 19-20 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के केवां अधिवेशन, तो ये आपका है 53वां अधिवेशन में राम नारायण सिंह, किसके बारे में बोला, राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी, है ना, कौन सी उपाधि, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया, है ना। तो ध्यान देंगे, यहां से कई क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। एक बन रहा है कि रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह केवां अधिवेशन था, तो वह आपका 53वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहां हुआ था, तो वह आपका रामगढ़ में हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में कब हुआ था, तो 19-20 मार्च 1940 को हुआ था आपका। उसके बाद छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसे दिया गया, सो राम नारायण सिंह को दिया गया। अब ये राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से किसने अलंकृत किया था, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है आपका जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से विभूषित किया था दोस्तों। नेक्स्ट कथा है 1995 में झारखंड क्षेत्र, है ना, 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी जैक, है ना, किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका जैक के बारे में बात कर रहा है। क्या गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, है ना। तो जैक के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ध्यान रखेंगे जैक का जो गठन हुआ था वह 1995, अगर डेट की बात करेगा तो हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त, है ना। तो 9 अगस्त 1995 को जैक का गठन किया गया था और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह कौन बनाए गए थे, तो ध्यान रखेंगे शिबू सोरेन को इसे अध्यक्ष बनाए गए थे और ये आपका सूरज मंडल जो है वह उपाध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे जैक का अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका सूरज मंडल दोस्तों। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेवले उरांव के संबंध में कौन कथन असत्य है, ना, किसके बारे में बोला, ठेवले उरांव। आपने ठेवले उरांव के बारे में पढ़ा होगा। ठेवले उरांव जो है वह छोटा नागपुर उन्नति समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ठेवले उरांव के बारे में देखते हैं कौन कथन गलत है। कहता है क्या ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, है ना, क्या ये सरना एवं आदिवासी नेता थे, बिल्कुल सही है। क्या इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या इन्होंने 1929 में किसान सभा का गठन किया और इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ 1929 ना हो करके यहाँ जो आपका होगा वह 1930 होगा, है ना। क्या हो जाएगा 1930। तो इन्होंने तब आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका ठेवले उरांव ने 1930 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था, है ना, और इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया तो नहीं। तो इस प्रकार से जब अगर 1930 कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डी, क्योंकि इन्होंने जो है वह ईसाईकरण को बढ़ावा नहीं दिया। आप ध्यान देंगे जब अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक संगठन था, उस संगठन का नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो 1912 में उसका गठन होता है और उसके संस्थापक थे जे बार्थेलेमन, है ना।
और वही आपका क्रिश्चियन जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वही उसी का नाम बदल करके जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है बाद में कर दिया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ठेबले उरा छोटा नागपुर उन्नति समाज से भी संबंधित है, आदिवासी और सरना नेता भी हैं, और 1930 में किसान सभा का गठन भी इन्होंने किया, लेकिन ईसाईकरण को बढ़ावा इन्होंने नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, है ना, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? यह क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है दोस्तों, और फिर से पूछे जाने की संभावना है। फर्स्ट है 20 फरवरी 2009, सेकेंड है 20 फरवरी 2011, 20 फरवरी 2007, 20 फरवरी 2005। चलिए जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताएं क्या होगा दोस्तों, है ना। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? चलिए जल्द बताएं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वह है आपका 20 फरवरी 2009। ध्यान रखेंगे, ईयर के साथ साथ आप डेट को भी जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी जिले में अवस्थित, कहां पे बोल रहा है? खूंटी जिले के बात कर रहा है। वह कहता है खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है ना। तो खूंटी, एक तो सबसे पहले यही प्रश्न बना आपका कि पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान देंगे कौन सा जिला हो जाएगा? तो वह होगा पंचघाघ जलप्रपात आपका खूंटी जिला। कहां हो जाएगा? खूंटी जिला। लेकिन यह पूछा कि ये किस नदी पर स्थित है, तो वह नदी का जो नाम है वह आपका क्या बनाई नदी है, बुढ़ा नदी है, राहू नदी है, स्वर रेखा नदी है ना। तो ये राहू नहीं राढ़ू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका क्या, ये राढ़ू नदी है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्द कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे पंचघाघ जलप्रपात किस नदी से है ना, किस नदी के पर अवस्थित है? तो कौन सा जलप्रपात? पंचघाघ जलप्रपात। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा बनाई नदी। कौन हो जाएगा? बनाई नदी। चलिए और ये आप कमेंट करके बताएं कि ये बुढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, है ना। बुढ़ा नदी मैं आपको बताया था ये आपका जो है वह उत्तरी कोयल, है ना, किसकी है? तो ये ध्यान देंगे ये आपका जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है ना, उत्तरी कोयल की सहायक नदी। कौन? तो ये आपका जो है वह बुढ़ा नदी। और अन्य उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदी आपको बताया था, वह था आपका औरंगा और अमानत, है ना, औरंगा अमानत और बुढ़ा नदी। ये जो राढ़ू नदी है, ये राढ़ू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान देंगे ये जो आपका है वह स्वर रेखा, है ना, किसकी सहायक नदी है दोस्तों? स्वर रेखा की सहायक नदी राढ़ू नदी है। और ऑलरेडी एक स्वर रेखा नदी दिया है, तो ध्यान रखेंगे राढ़ू नदी हो गया, वह स्वर रेखा की सहायक नदी हो गया, और आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा अमानत और बुढ़ा नदी हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु? तो यहां जलवायु प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया है कि डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है ना। तो डेल्टा प्रकार की जो जलवायु है दोस्तों, आप देखिए क्या फर्स्ट ऑप्शन दिया पलामू गढ़वा यानी पलामू प्रमंडल की ओर है, चतरा और लातेहार, फिर दिया पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम की साहेबगंज और पाकुड़, है ना। तो बताएं आप कि डेल्टा प्रकार की जलवायु का जो विस्तार है वो आपका किधर है? तो अगर आप झारखंड में देखेंगे इसका दोस्तों, तो इसका जो आपका विस्तार जो देखने को मिलेगा वह आपको संथाल परगना की ओर मिलेगा। और ये संथाल परगना चूंकि आपको पता है ये आपका साहेबगंज है, इधर आपका गोड्डा है, इधर पाकुड़ है, और ये आपका दुमका है। तो इधर वाले में एरिया में जो आपको मिलता है यही मिलता है आपका, है ना, ये पाकुड़ वाला जो एरिया है और ये साहेबगंज वाला जो एरिया है ना। तो ये आपका साहेबगंज और ये आपका पाकुड़, यही जो मिलता है वह आपका कौन सा मिल जाता है? वह डेल्टा प्रकार की जलवायु, है ना। किस प्रकार की जलवायु? तो डेल्टा प्रकार की जलवायु। ध्यान रखेंगे संथाल परगना प्रमंडल, और संथाल परगना प्रमंडल में भी साहेबगंज और पाकुड़ की तरफ है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, कहां पर बात किया? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। अब राजमहल सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर ये राजमहल पहाड़ी है किधर, है ना। तो राजमहल पहाड़ी जो है वह झारखंड के
ये आप देखेंगे तो ये जो राजमहल पहाड़ी है दोस्तों, ये आपका साहेबगंज का एरिया, और अभी देखे थे आपकी साहेबगंज का जो एरिया है वह आपका ये है। तो ध्यान रखेंगे ये राजमहल की जो पहाड़ी है वह संथाल परगना में ही है, और यहीं पर आपका पूछा जा रहा है दोस्तों। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी की बात किया जा रहा है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जो राजमहल वाले एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का क्या नाम है, तो उस मिट्टी का दोस्तों नाम है वह है आपका काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी है। अब ये काली मिट्टी जो है ये आपका कौन से चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ये आप कमेंट करके जल्द बताएं दोस्तों। तो चट्टान का नाम है, वो चट्टान का नाम है बेसाल्ट चट्टान, है ना। कौन सी चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के अवक्षेप से जो है वह काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बेसाल्ट चट्टान। और ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो ये क्या है, चिपचिपा हो जाती है ना। काली मिट्टी पानी पड़ने पर क्या हो जाती है, चिपचिपा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी पड़ने के बाद वह चिपचिपा हो जाती है। और ये जो काली मिट्टी है वह काली मिट्टी में कपास जो है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है दोस्तों। कौन सा, किसके लिए, कपास के उत्पादन के लिए जो है वह काली मिट्टी जो है वह उपयुक्त मिट्टी है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका, तो काली मिट्टी जो है किधर पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी बोले तो साहेबगंज आपका जो है पाकुड़ उधर का एरिया है। उसके बाद बोले कि ये काली मिट्टी जो है कौन सा चट्टान के अवक्षेप से बना है, तो आपका बेसाल्ट चट्टान के अवक्षेप से बना है। फिर बोलेगा कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी पड़ने के बाद चिपचिपा हो जाता है, तो वह आपका ध्यान रखेंगे काली मिट्टी है दोस्तों। और काली मिट्टी को अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये जो काली मिट्टी में है कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है ना। चलिए हम लोग, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ध्यान रखें, सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी है ना, काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा, तो आपका काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आप ध्यान देंगे, पहला तो आप सभी को याद है, लेकिन यहाँ जो पूछा गया है वह कौन सा पूछा गया है, वह सेकेंड नंबर का पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पलामू वन अभ्यारण्य जो है ये झारखंड का पहला जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। और यही जो आपका अभ्यारण्य है, ये जो अभ्यारण्य है वह राष्ट्रीय स्तर का, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का जो अभ्यारण्य है वह कौन सा अभ्यारण्य है, तो वो आपका पलामू अभ्यारण्य है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है, पलामू अभ्यारण्य है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य कौन है, तो आपका जो है वो पलामू अभ्यारण्य है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे अभ्यारण्य है वह राज्य स्तरीय है दोस्तों, लेकिन एक ही अभ्यारण्य है जो आपका राष्ट्रीय स्तर का है, और वह कौन सा है, पलामू अभ्यारण्य, है ना। और पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, तो पलामू अभ्यारण्य दोस्तों आपका पलामू में ही है। और पलामू आपका कौन प्रमंडल में है, तो वह आपका पलामू प्रमंडल में है। पलामू प्रमंडल में पलामू, गढ़वा और आपका लातेहार है दोस्तों। लेकिन यहां हमें पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है वह आपका कौन सा है, लावालौंग। कौन सा है, लावालौंग है दोस्तों। और ये लावालौंग कहां है, तो ध्यान देंगे ये आपका चतरा में है। कहां है आपका, चतरा में है दोस्तों। और अगर पालकोट की बात करेंगे तो पालकोट आपका अभ्यारण्य कहां है, तो पालकोट जो अभ्यारण्य है वह आपका गुमला में है दोस्तों। पालकोट कहां है, गुमला में। हजारीबाग अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये तो मेरा हजारीबाग में ही है ना। चलिए इसके बाद हम लोग जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न पक्षी विहार, है ना, पक्षी विहारों को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें, है ना। यानी यहाँ पे सही आपको मैच करना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे इसका आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग मैच करते हैं ना, देखते हैं हम लोग। जो यहाँ उधवा पक्षी विहार है, ये उधवा पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, तो उधवा पक्षी विहार है आपका साहेबगंज में, है ना। उधवा पक्षी विहार कहाँ, वह आपका साहेबगंज में। चंदरपुरा पक्षी विहार कहाँ है,
तो चंद्रपुरा आपका हो जाएगा बोकारो में दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? बोकारो में। उसके बाद इच्चागढ़ कहाँ है? तो इच्चागढ़ जो हो जाएगा वह हो जाएगा सरायकेला खरसावा में दोस्तों। उसके बाद तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? तो तिलैया पक्षी विहार जो है वह आपका कहाँ है? कोडरमा में। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मेरा 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है 4 हो जाएगा, उसके बाद मेरा 1 हो जाएगा, और लास्ट में नहीं, इसके बाद आपका 3 होगा, इसके बाद आपका 3 होगा, और लास्ट में जो है उसका आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। यानी 2 4 3 1। अच्छा, यहाँ पे आपका ऑप्शन कट गया है ना? ये आगे ऑप्शन ये आपका दिया हुआ था, तो 2 4 3 1 देख लें फिर से। उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में है, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है, इच्चागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावा में है, और तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में। इस तरह का क्वेश्चन लेने का मतलब इस तरह से एग्जामिनेशन में भी आता है, और एक साथ आपको कई का आंसर पता चल सके, इसी के लिए लिया जाता है दोस्तों। ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 आपको जानकारी मिल गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना जो है ना, कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? किसके सहयोग से दोस्तों? कहता विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। कहता है क्या वो स्वर्णरेखा परियोजना है, क्या वो दामोदर घाटी परियोजना है, क्या वो मयूराक्षी परियोजना है, क्या वो कोयल कारो परियोजना है? इसका जल्द कमेंट करके आप बताएं इसका आपका सही आंसर क्या होगा, और यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वह आपका विश्व बैंक से अगर संचालित बोलेंगे तो वह है आपका कौन सा? तो ध्यान रखेंगे उस परियोजना का नाम है दोस्तों, वह आपका स्वर्णरेखा परियोजना। कौन सा परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना। और ये जो परियोजना है वह आपका ध्यान रखेंगे, ये कौन कौन सा राज्य का संयुक्त परियोजना है? तो ये स्वर्णरेखा जो है वह आपका है ये झारखंड, है ना? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, है ना? ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। कौन सी? स्वर्णरेखा परियोजना। कौन कौन? झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगर दामोदर घाटी की बात करेंगे तो दामोदर घाटी जो हो जाएगा वह आपका झारखंड हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, ये दोनों के संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी। और मयूराक्षी परियोजना की बात करेंगे तो मयूराक्षी परियोजना भी सेम है, ये भी आपका जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। और ये जो आपका कोयल कारो परियोजना है, तो कोयल कारो परियोजना जो है नाम ही में है यहाँ कोयल और कारो, है ना? तो कोयल मतलब कौन? तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये दक्षिणी कोयल, है ना? कोयल मतलब वहाँ कौन है? दक्षिणी कोयल, प्लस ये कारो कौन है? तो कारो जो है वह दक्षिणी कोयल की क्या है? सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल की क्या है? तो ये सहायक नदी है दोस्तों। कौन? तो कारो। तो ध्यान रखेंगे ये जो कोयल कारो परियोजना है वह दक्षिणी कोयल और कारो, है ना, इस पर स्थित है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे यहाँ कोयल का मतलब दक्षिणी कोयल और कारो का मतलब दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है दोस्तों। और इसके बारे में तो आपने पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मयूराक्षी जो परियोजना है, यानी मयूराक्षी नदी पर एक मसानजोर डैम है जो कनाना डैम के भी नाम से जाना जाता है। वह किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है दोस्तों। और ये दामोदर घाटी परियोजना है वह आपका क्या है? पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ना? पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? वह है दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड सरकार में मंत्रियों की, है ना? झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है ना? तो ध्यान रखेंगे पूछा जा रहा है विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है, और कुल संख्या आपको पता है कि आपका कितना है? 82 है, और जो 1 है आपका मनोनीत है और 81 आपका निर्वाचित है। तो कहता है सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत जो है इसकी संख्या हो सकती है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कौन हो जाएगा? 15%, है ना? 15% से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कुल सीटों की संख्या का 15% जो होगा उतने ही मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में, है ना? चलिए ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा में
प्रथम पूछा है ना, झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है शिबू सोरेन, सेकेंड है सरयू राय, थर्ड है स्टीफन मरांडी और नेक्स्ट है आपका डी नंबर जो दिया है वह लोबिन हेम्ब्रम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्टीफन मरांडी, क्योंकि ये पहला प्रतिपक्ष जो थे नेता थे दोस्तों। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित किया है ना। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कौन न्यायाधीश हैं जो ध्यान रखेंगे झारखंड का मुख्य न्यायाधीश रहे और फिर वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान सुधा मिश्रा, सेकेंड भगवती प्रसाद, थर्ड में है अल्तमस कबीर और फोर्थ नंबर है वीरेंद्र सिंह, है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्तमस कबीर। यही जो आपका है वो झारखंड का आपका झारखंड का भी मुख्य न्यायाधीश रहे और ये आपका भारत के भी मुख्य न्यायाधीश रहे दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? अब देखिए यहां पे पूछ दिया ग्राम सभा, है ना। ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? पहला ऑप्शन है गांव के सभी व्यक्ति से मिलकर के, सेकेंड गांव के सभी वयस्क मतदाता से मिलकर के ग्राम सभा, कि गांव के सभी वरिष्ठ मतदाता, कि महिलाओं के अतिरिक्त गांव के सभी मतदाता। दोस्तों जल्द आप कमेंट करके इसका बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आप कॉपी पे ले करके आप बैठ सकते हैं और सारा क्वेश्चन का आंसर ट्राई कर सकते हैं कि जो आपको 20 से 10 से सेकंड मिलता है उसमें आप टिक कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा और लास्ट में मैच कर सकते हैं कि आज के सेशन में हम कितना सही कर पाए, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों। तो इसका जो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह गांव के सभी वयस्क मतदाता। देखिए कहां पे थोड़ा ऑप्शन में कितना नजदीकी दिया है, यहां है वरिष्ठ मतदाता, यहां है वयस्क मतदाता, है ना। तो जो होगा वह कौन सा होगा? तो गांव के सभी वयस्क मतदाता को मिला करके ग्राम सभा बनती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कहता है पंचायत समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन, किसके बारे में पूछा? पंचायत समिति के संबंध में कहता है कौन सा कथन जो है वह सत्य है ना। आप पंचायती राज के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। पंचायती राज कई स्तरीय है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी से प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए दिया है पंचायत समिति का गठन जो है वह क्या जिला स्तर पर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में भाग लेता है परंतु वह मतदान नहीं कर सकता है। थर्ड पंचायत समिति जो है इसको काट दे दोस्तों, पंचायत समिति अनुदान पर निर्भर होता है। नेक्स्ट पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर की संस्था है। तो ध्यान दें इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा दोस्तों, है ना। क्या छांटना था? सत्य छांटना था, है ना। निम्न में से कौन सत्य है? तो ध्यान देंगे क्या पंचायत समिति का गठन जिला स्तर पर किया जाता है? जी नहीं, पंचायत समिति का जो गठन है वह आपका ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। जिला स्तर पर तो जिला परिषद किया जाता है। जिला स्तर पर क्या किया जाता है? तो आपका जो है वह जिला परिषद जो है दोस्तों, जिला परिषद सदस्य जो है चुना जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, ये गलत दिया है। तो यहाँ पे पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ क्या है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन हुए? बीडीओ आपका, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये आपका है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी जो बीडीओ हैं वो क्या पंचायत समिति की बैठक में भाग लेते हैं परंतु मतदान नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे यही जो है, क्योंकि आपका ध्यान देंगे जब पंचायत समिति का आप सदस्य का चुनाव करते हैं तो पंचायत समिति का सदस्य लोग एक प्रमुख को चुनते हैं, है ना। और वो प्रमुख का जो सचिव होते हैं वो आपका बीडीओ ही होते हैं। और बीडीओ जो है वह इसके जो है बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्योंकि सत्य बोला गया था। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यह समिति अनुदान पर, जी नहीं, अनुदान पर यह निर्भर नहीं है। यह कहता है पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर की संस्था है। जी नहीं, सर्वोच्च स्तर की अगर जो संस्था है वह कौन सा है? जिला परिषद, है ना। कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जिला परिषद है सर्वोच्च पर, क्योंकि सभी जिला परिषद सदस्य जो हैं वो
एक जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और वो जो है वह पंचायती राज का सर्वोच्च है। ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की प्रशासनिक संरचना में विद्यमान निम्न पदों का ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित करें। कहने का मतलब सबसे टॉप में कौन, उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए दिया क्या क्या है, मुख्य सचिव दिया है, उपायुक्त दिया है, आयुक्त दिया है और ये अंचलाधिकारी दिया है ना। तो ये जानते हैं सबसे ऊपर जो है ये आपका, ये तो जान लीजिए ये तो आपका ब्लॉक लेवल पर है ना। ये आपका ब्लॉक लेवल पर अंचलाधिकारी, जिसको आप सीओ के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये आपका जो है वो आपका हो गया ब्लॉक लेवल पर अंचलाधिकारी दोस्तों, है ना। उसके बाद उपायुक्त यानी ये आपका डीसी हो गए, जो आपका जिला लेवल पर हो गए, है ना। ये तो आपका जिला लेवल पर हो गए। ये के उसके बाद दिया ये आयुक्त, ये आपका कमिश्नरी, जो आपका कई जिला का कमिश्नरी एक होता है, तो ध्यान रखेंगे जिला से ऊपर हो गया ये आपका कमिश्नरी दोस्तों। उसके बाद ये सचिव, ये तो जानते हैं सचिव ऊपर होगा, है ना, जैसे मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव, है ना, इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहाँ बोला था कि विद्यमान निम्न पदों ऊपर से नीचे, तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा। 1 के बाद आयुक्त, ये कमिश्नरी होगा, क्योंकि कई जिले का एक कमिश्नरी होता है, तो ये आपका जो है वह 3rd नंबर होगा। उसके बाद जिला होगा यानी आपका 2 नंबर होगा। उसके बाद आपका ब्लॉक लेवल होगा यानी 4, यानी 1 3 2 4। तो देखिए 1 3 2 4 दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करें। आप देखिए सुमेलित कीजिए। कहता है एक तरफ खनिज दिया हुआ है और एक तरफ जिला दिया हुआ है दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो दिया है वह आपका कोयला। कौन सा है, कोयला। तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कौन सा जिला में पाया जाता है, इसकी भी चर्चा मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो में किया था। आप इसका सबसे पहले सही आंसर बताइए कि क्या होगा। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कोयला जो है वह झरिया के कहाँ पर, धनबाद जिला में दोस्तों। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के लिए तो आपका पढ़े थे कि वो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। और ये अभ्रक, तो अभ्रक के लिए आपका हो जाएगा कोडरमा। और ये बॉक्साइट के लिए जो है वह हो जाएगा आपका लोहरदगा दोस्तों, है ना। तो उस तरह से देखेंगे तो ये का सबसे पहले 4 हो गया। उसके बाद सेकेंड का जो है आपका 1 हो गया। थर्ड का जो है आपका 2 हो गया, है ना। और लास्ट में आपका जो है वह आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो होगा 4 1 2 3, है ना। तो देखिए 4 1 2 3 यानी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, है ना। प्रोजेक्ट स्तर ये आपका स्थापित नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका स्थापित, है ना। कि प्रथम जो है वह स्टील प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोलकाता, सेकेंड है जमशेदपुर, थर्ड है भिलाई और फोर्थ है बोकारो। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप आसानी दे सकते हैं। क्या होगा, प्रथम स्टील प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका कौन होगा, तो जमशेदपुर, है ना। स्टील प्रोजेक्ट पहला कौन है, जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र, है ना। ध्यान रखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन माना जाने वाला, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वह 1964 में की गई थी। तो आप ही बताएं 1964 जो है वह कैवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आपको पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय तृतीय कब था, तो आप तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे बोकारो स्टील प्लांट जो है की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। किसकी सहायता से, तो ध्यान रखेंगे रूस की सहायता से हुआ था दोस्तों। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से हुआ था। और वह कैवी पंचवर्षीय योजना था, तो वह हो जाएगा आपका आंसर तृतीय, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह आपका इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट
फिर कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री ने, है ना, किस प्रधानमंत्री ने एचईसी, है ना, ये एचईसी किसकी बात हो रहा है, जो आपका रांची जिला में है दोस्तों। एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था, है ना, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा था, है ना, किसको, एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर, तो वो कोई और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो फर्स्ट थे आपके जो जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने आपका एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कहता है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, है ना, इस योजना के बारे में आपने सुना होगा। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन को चुने, क्या चुनना है, सत्य कथन चुनना है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। कहता है झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना क्या 26 जनवरी 1922 ईस्वी से लागू किया गया है, तो ये तो सही है दोस्तों, है ना, 26 जनवरी 2022 से कौन सी योजना, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, है ना, तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2022 से लागू किया गया, ये सही है ना। उसके बाद यह इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये प्रति लीटर, है ना, 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, ये भी सही है ना। 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता देने की बात जो है वह आपका झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में बात किया गया था दोस्तों, ये आपका सही है। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। जी हाँ, एक परिवार को 10 लीटर ही दिया जाएगा इस सब्सिडी पे, है ना। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको कितने रुपए का फायदा होगा, तो आपको जो एक लीटर में 25 रुपया कम कर रहा है और आपको 10 लीटर दे रहा है दोस्तों। तो 25 रुपया यार 10 लीटर तो कितना हो जाएगा, तो 25 गुने 10 यानी कितना होगा, 250 रुपये का आपको फायदा देगा। चलिए देखिए, सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफर की जाएगी। बिल्कुल सही है, वही तो हुआ कि आपका 25 जो है 1 लीटर में 25 रुपया, तो 10 लीटर में कितना, 250 रुपया, और वही 250 रुपया जो है वह डीबीटी के माध्यम से हर महीने, है ना, 1 महीने की बात है, हर महीने कितना 250 रुपये ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ पात्र जो है अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा ऐप है, सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है ना। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया, कब किया गया, है ना, कि कब किया गया लाडली लक्ष्मी योजना, 15 दिसंबर 2010, 15 अक्टूबर 2009, 15 नवंबर 2011, 15 सितंबर 2012, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 नवंबर 2011 ईस्वी को लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अगर इसे याद करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए लाडली और लक्ष्मी, ला दोनों जगह है ना, सेम है ना, ये लाडली भी ला से शुरू है, लक्ष्मी भी ला से शुरू है, यानी दोनों जगह समान है। तो देखिए ऑप्शन में समान में यहाँ शुरू में भी 1 है और लास्ट में भी 1 है, मतलब ये 11 होगा दोस्तों, और ये 2000 तो ऑप्शन में रहेगा ही। तो ध्यान देंगे लाडली लक्ष्मी योजना 2011 हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको, लाडली में भी ला, लक्ष्मी में भी ला, सेम इसलिए सेम ध्यान रखना है, 1 होगा, यानी 2011 होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, है ना, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया है के संबंध में कौन कथन असत्य है। तो सबसे पहले एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है वह कब से प्रभावी हुआ, तो वह हुआ, ध्यान, प्रभावी अगर बोलेगा तब तो 15 अगस्त 2020 हो जाएगा दोस्तों। तो ये डेट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में जो दिया है उसमें हम लोग गलत कथन को छांटते हैं, है ना,
दिया है इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्तीय घेरा, है ना। 7 कितना की बात क्या है, 7 वृत्तीय घेरों के बीच अशोक स्तंभ केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। तो आप देखेंगे अगर इसका लोगो दोस्तों, तो सबसे बीच में जो है वहीं आपका अशोक स्तंभ है, इसलिए ये जो कहाँ पर कितना घेरा है, 7 घेरा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और 7 घेरा के बीच में कौन है, अशोक स्तंभ है। तो ये 2 प्रश्न तो आपका यही बन गया। तो नया प्रतीक चिन्ह में 7 घेरा है और बीच में कौन है, अशोक स्तंभ है, इसलिए ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके बाद ये इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या क्या 24 है, प्लस फूल की संख्या क्या 24 है, और नृत्य जोड़ा, यहाँ जोड़ा बोल रहा है ना, यानी आपका जोड़ा बोले 24 न, ऐसे हो जाएगा 46, है ना। तो नृत्य जोड़ों की संख्या आपका 24 है और गोल घेरों की संख्या आपका 60 है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका सही दिया है और यहाँ सब आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। देख लीजिए, हाथी की संख्या कितनी है, 24 है, प्लस फूल की संख्या कितनी है, 24 है, नृत्य जोड़ों की संख्या कितनी है, 24, और ऐसे बोलेंगे तो 46 हो जाएगा। गोल घेरों की संख्या कितनी है, 60 है। फिर कहता है क्या इस प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें जो है कौन चित्रकारी का प्रयोग किया गया है, तो उसका नाम है सौर चित्रकारी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो सौर चित्रकारी का जो प्रयोग किया गया है वह किस चीज को प्रतिबिंबित करता है, तो वह करता है राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि सौर चित्रकारी क्या प्रतिबिंबित करता है, तो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। फिर कहता है क्या इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघों को दर्शाया गया, ना, ये आपका गलत है। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात यानी लिंगानुपात क्या है ना। तो लिंगानुपात क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखें, फर्स्ट ऑप्शन है 896, 940, 942 और 949। कहाँ का पूछा जा रहा है, झारखंड का पूछा जा रहा है। तो झारखंड का जो लिंगानुपात है वह है 949। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होगा वह होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है। आप देखिए यहाँ पे मिसलेनियस से है ना, ये आपका पूछा स्टेडियम से प्रश्न है आपका। क्या आपका शताब्दी, यहाँ से भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो देखिए, क्या शताब्दी स्टेडियम रांची में है, क्या मोहन याहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है, क्या डिगवाडी स्टेडियम बोकारो में है, और मोहन या कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। ध्यान दें, मोहन कुमार मंगलम एग्जाम में पूछ ही दिया है, डिगवाडी भी पूछा है, मोहन चारों पूछा है दोस्तों, चारों ये आपका एग्जामिनेशन में और अलग अलग पूछा है। हमने एक साथ कर दिया कि आपको एक ही प्रश्न में 4 जानने को मिले, इसीलिए एक भी प्रश्न में मैंने चारों का शामिल किया है दोस्तों। तो देखिए इसका आपका सही आंसर क्या होगा, तो शताब्दी स्टेडियम रांची में है, ये बिल्कुल सही है। मोहन याहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर बिल्कुल सही है। देखिए एक है मोहन कुमार मंगलम, कौन है, मोहन कुमार मंगलम। तो ये मंगलम जो है वह बोकारो में है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ भी मोहन है ना, लेकिन एक में है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो और मोहन याहूजा इंडोर स्टेडियम ये आपका जमशेदपुर। ये भी सही है दोस्तों। गलत कौन है, तो गलत है डिगवाडी स्टेडियम बोकारो। ये आपका डिगवाडी बोकारो में नहीं है, ये डिगवाडी आपका कहाँ है, तो धनबाद जिला में है दोस्तों। कहाँ है, धनबाद जिला में, कौन, डिगवाडी स्टेडियम, है ना। ध्यान रखें, इस प्रकार सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के 34वें राष्ट्र खेल, कैवा राष्ट्र खेल, 34वें राष्ट्र खेल के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सही है। जान रहे आप कि ये 34वां राष्ट्र खेल अंतिम में यही झारखंड में एकमात्र हुआ राष्ट्रीय खेल। इसके बारे में भी हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ से प्रश्न उठाया। क्या आपका इसका जो है क्या पूछा गया, आपका सही आंसर पूछा गया है दोस्तों, है ना। क्या आपका 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन तिथि 12 से 26 फरवरी 2012 को हुई थी।
तो 2012 नहीं दोस्तों, कब हुआ था? 2011। तो ये तो गलत हो जाएगा। डेट सही है लेकिन ईयर गलत है, आपका 2012 में ना हो करके 2011 में हुआ था। क्या इसका आयोजन स्थल छत्तीसगढ़ में हुआ था? ना, आयोजन स्थल कहाँ हुआ था मेरा? झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। ये दोनों तो गलत हो। आगे देखते हैं, क्या 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छुआ था? तो ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका शुभंकर इसका छुआ था। उद्घाटन स्थल बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में हुआ था, तो ये भी सही है, यानी 3 और 4 नंबर सही है। तो उस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, यानी 3 और 4 सही है और 1st और 2nd गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेवियर लेबर, है ना, क्या बोला? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये विशिष्ट संस्थान के अंतर्गत 2 के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। वह है आपका एग्जाम में हमेशा आता है XLRI और एक है आपका XISS, है ना, ये दोनों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, XLRI और आपका XISS। तो यहाँ क्या दिया है? तो यहाँ XLRI दिया है आपका, कहता है जेवियर, X मतलब है जेवियर, L मतलब है लेबर, R है रिसर्च और I है इंस्टीट्यूट, है ना। कहता है जिसकी स्थापना, यहाँ क्या होगा? स्थापना होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्थापना, है ना, स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका XLRI की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ स्थित है ना? तो XLRI कहाँ स्थित है, XIX ये आपका कहाँ स्थित है? ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। XLRI जो आपका स्थित है वह कहाँ है आपका? तो वह आपका है जमशेदपुर में, है ना। कौन? XLRI। और XISS जो है ये आपका कहाँ है? तो वो आपका है रांची में दोस्तों, है ना। तो XISS, तो एक से यहाँ पर समझ रहे हैं, ये आपका जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, है ना, इसका जो फुल फॉर्म है, X का मतलब क्या है? जेवियर है, I मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट है, S का मतलब क्या है? सोशल है, S का और मतलब क्या है? साइंस है। तो इंस्टीट्यूट आपका जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये कहाँ आपका? रांची में। और XLRI कहाँ है? जमशेदपुर में, है ना। चलिए, तो इस प्रकार सही आंसर ये होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग निवारण, है ना, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो कुष्ठ रोग जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका रांची जिला, है ना। रांची में ही कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र है। चलिए नेक्स्ट, कहता है चीनी यात्री फाहियान, है ना। तो चीनी यात्री फाहियान जो है 405 ईस्वी में आपका भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कहा था। तो क्या कहा था? तो ध्यान देंगे, एक्चुअल में ये अगर फाहियान की बात करेंगे तो इसका 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच में जो है ये आपका भारत में रहा था दोस्तों, है ना। 399 से 400 आपका 14 ईस्वी के बीच में, है ना, ये भारत आया था। ये किसके समय में आया था? तो वह गुप्तकालीन शासक कौन था? तो वह गुप्तकालीन शासक था, वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। कौन था आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसी के समय में एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपका फाहियान किसके समय में आया था? तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फाहियान किस काल में आया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में? तो ध्यान रखेंगे गुप्त काल में आया था, क्योंकि गुप्तकालीन शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। और चंद्रगुप्त द्वितीय को आप जानते हैं, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको जो है देवगुप्त के भी नाम से जानते हैं। परम भट्टारा वगैरह कई उपाधि ये धारण किया था, ये विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया था, है ना। तो चलिए वहां पर उससे हम लोग आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि फाहियान किसके समय में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था दोस्तों। और ये फाहियान कब से कब रहा था? तो 399 से 414 ईस्वी में आया था। लेकिन इसने जब आया था तो झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था? किसने? फाहियान ने। क्या इसने मुरुंड देश कहा, क्या कुकुटलाड कहा, क्या कुकुट देश कहा, या आपका मुरंड कहा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो फहियान था वह झारखंड को कुकुट लाट कहा था, है ना। और ये मुरुंड देश, यार मुरंड देश देखिए आप आया फिर मुरंड, तो मुरंड कहाँ पे, झारखंड को मुरंड कहाँ कहा गया है, तो ध्यान देंगे दोस्तों वायु पुराण में कहा गया। कहाँ कहा गया है, वायु पुराण। आपको मैंने बताया था वायु में 2 अक्षर है, मुरंड में आपका 4 अक्षर है ना। और अगर बात करेंगे ये मुरुंड देश, तो मुरुंड देश के बारे में मैं आपको बताया था कि मुरुंड देश कहाँ कहा गया है, तो ये समुद्रगुप्त, है ना, कहाँ पर, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, किसमें, तो ध्यान रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, है ना। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में अभिलेख में जो है, एक मिनट, तो यहां पे ध्यान रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रशस्ति, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, प्रशस्ति, है ना। तो ये प्रशस्ति अभिलेख में किसका, तो ध्यान रखेंगे मुरुंड देश का, है ना। तो मुरुंड देश किसमें बोला गया, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका कुकुट लाट किसके, तो इसके आपका फहियान हो जाएगा। मुरुंड आपका कौन, तो वायु पुराण में, और ये मुरुंड अगर बोले तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका किस शासन को, आप किस शासक को हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शासक हो जाएगा। किस शासक को, झारखंडी सुल्तान, है ना, ये भी क्वेश्चन आया है कि किस शासक को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्या वो आदिल शाह है, क्या आदिल शाह टू खान है, कि ये दोनों है या कोई नहीं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, झारखंडी सुल्तान अगर बोले तो आदिल शाह 2 या आदिल खान 2, है ना। ये अगर यहाँ 2 कर दे तो ध्यान रखें झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह 2 ही है, और आपका आदिल शाह 2 को ही अन्य नाम है वह आदिल खान 2 है। तो इस प्रकार से अगर आदिल शाह 2 रहेगा और आदिल खान 2 रहेगा, तब आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आदिल शाह 2 आदिल शाह खान है वह कहाँ का शासक था, तो ये आपका जो शासक था वह आपका बीजापुर का शासक था दोस्तों, है ना। और बीजापुर कहाँ पड़ता है, तो बीजापुर जो आपका है वह आपका कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। तो ये बीजापुर का शासक था आदिल शाह 2, और इसी को जो है वह आपका झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहां जो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता मयूराक्षी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, किसकी बात किया, मयूराक्षी परियोजना। तो देखिए यहाँ पे अभी इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे कि मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। किसका, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाउजेंड गार्डन सिटी, है ना। थाउजेंड गार्डन सिटी किस शहर का उपनाम है ना। फर्स्ट है आपका जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग और डी आपका कोई नहीं। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, ये आप सभी को पता होनी चाहिए कि थाउजेंड गार्डन सिटी किस शहर का उपनाम है ना। जल्द कमेंट करके बताएं, और उम्मीद करते हैं कि सभी आप सभी को पता होगा कि थाउजेंड गार्डन सिटी किस शहर का उपनाम है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हजारीबाग। कौन सा है, हजारीबाग। हजार बागों का शहर हजारीबाग को ही थाउजेंड गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दिया है निम्न में से कौन गलत है ना। क्या छांटना है, कौन गलत है। आपका साइंस सिटी क्या आपका रांची में है, गुरसिंधु जलप्रपात गढ़वा में है, क्या चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है, और ताता पानी गर्म जलकुंड धनबाद में है। जल्द कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्या साइंस सिटी रांची, गुरसिंधु जलप्रपात गढ़वा, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो, तपात पानी गर्म जलकुंड धनबाद। तो ध्यान दे, साइंस सिटी रांची बिल्कुल सही है, गुरसिंधु जलप्रपात गढ़वा ये भी सही है, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो ये भी सही है। तो तपात पानी जो है वह आपका धनबाद में नहीं है दोस्तों। ये ताता पानी, तो ताता पानी आपको मैंने बताया था ताता लाता है ना, ताता लाता, यानी ये जो है वह लातेहार में है दोस्तों। कहाँ है, तो ध्यान देंगे ये आपका जो है वह लातेहार है ना। तो ये ध्यान देंगे आपका लातेहार में है ना।
तो ये लातेहार में दोस्तों, कौन? ताता पानी गर्म जलकुंड लातेहार में। अगर यहाँ बोलता धनबाद तो यहाँ एक आपका है तेतुलिया, है ना, क्या है? तेतुलिया। ये आपका कहाँ है? वो आपका धनबाद में है। और आपका ताता पानी लातेहार में, है ना। और एक तपात भी था जो आपका दुमका में था दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आज मेरा जो है वह 40 प्रश्न आप सबों के बीच कंप्लीट हुआ। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि प्रतिदिन आप सबों के बीच एक सेट लेकर के आऊं, और हम लोग परसों से, है ना, यानी आपका जो है एसएससी जीडी का बैच लेकर के आने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि बहुत जल्द आप सबों के बीच झारखंड के अलावे अन्य विषयों को लेकर के मेरा पूरा कौटिल्य टीम आप सबों के बीच आने जा रही है, और वो बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं आपका समाप्त करते हैं। और अभी तक जो भी दोस्त अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस सेशन को अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। निश्चित तौर पर हमारे चैनल आप सबों के बीच समर्पित है और समर्पित रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।